Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स कवर कर रहे थे। ये जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है आपका बीकॉम में, वो कभी कभी मतलब जो पुराने न्यू सिलेबस में जो बच्चे उनका सेकेंड सेमेस्टर में, जो बच्चे ओल्ड मतलब सिलेबस में ओल्ड एजुकेशनल पॉलिसी में उनका ये थर्ड सेमेस्टर, किसी का फिफ्थ सेमेस्टर में, तो कोई भी सेमेस्टर में आपका हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इनकम टैक्स में हम लोग कवर कर रहे थे इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड में कौन कौन से इनकम आएंगे वो हम लोग कवर कर रहे थे। तो इसमें जो सबसे पहला इसमें जो हमने कवर किया है अभी तक हम लोगों ने कवर किया है कि सैलरी क्या होता है, सैलरी का डेफिनेशन हमने कवर किया। ठीक है, सैलरी के जो कंपोनेंट्स है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, ये सब हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि ग्रेचुइटी का टैक्सेशन, पेंशन का टैक्सेशन, लीव एनकैशमेंट का टैक्सेशन, उसके बाद हम लोगों ने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, उसका टैक्सेशन, प्रोविडेंट फंड का टैक्सेशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे अलाउंसेस के ऊपर, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक मेजोरिटी पोर्शन रहता है अलाउंसेस का। सही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोग कवर कर लेंगे एक बार, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलाउंसेस में आगे बढ़ेंगे। देखो, दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। एक है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, देखो बच्चों, जो 2004 से पहले जिन लोगों ने जॉब में ज्वाइन किया था, 2004 से पहले जो लोगों ने जॉब में ज्वाइन किया था उन्हें पेंशन मिलता था। आपको पता होगा कि आपकी मम्मी पापा जो भी आपको बोलते कि गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का जो जितना डिमांड है ना, वो क्यों है, क्योंकि सबको लगता है कि भाई वहाँ पे पेंशन मिलेगा। तो 2004 से ऐसा होता था कि गवर्नमेंट आपको पेंशन देता था, या फिर आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको पेंशन प्रोवाइड करता था। और उस पेंशन की टैक्सेशन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। लेकिन आफ्टर 2004 पेंशन क्या हुआ, बंद हो गया, पेंशन बंद हो गया। उसके बाद आया नेशनल पेंशन स्कीम। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप अपने पैसों से कुछ पैसा वहां पे कंट्रीब्यूट करोगे नेशनल पेंशन स्कीम में, और आपका एम्प्लॉयर भी, जैसे आपका पीएफ का फंड है ना, जैसे आपने पीएफ में एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करता था और आपकी जो एम्प्लॉय है वो कुछ कंट्रीब्यूशन करता था, सिमिलर होगा यहाँ पे एनपीएस में भी। क्या होगा, आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा और आपका एम्प्लॉई कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, और दोनों की कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये एनपीएस में डिपॉजिट होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद जब आप विड्रॉ करोगे इसमें से पैसा, तो आप इसे 40% के आसपास क्या कर सकते हो, पेंशन की तरह विड्रॉ कर सकते हो। मतलब मंथली आपको मिलेगा, 60% क्या कर सकते हो आप, लमसम की तरह विड्रॉ कर सकते हो। तो ये पेंशन की तरह ही है, मतलब प्रोविडेंट फंड की तरह है, लेकिन इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, अब इसमें एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है ना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 CCD। ओके, CCD 1 बोल के एक सेक्शन है, उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। और एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है वो पहले क्या होगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, एक एम्प्लॉयर ने अपनी एम्प्लॉय के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन किया, पहले वो सैलरी में ऐड हो जाएगा सैलरी में। फिर उसके बाद आप माइनस कर सकते हो सेक्शन 80 CCD में। ठीक है, 80 CCD 2 में आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो सर डिडक्शन में आता है। 80C से लेके 80U जो है वो है आपका एक चैप्टर है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये सैलरी अंडर में आता है। एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा, पहले आप क्या करोगे, सैलरी में माइनस, मतलब पहले आप सैलरी में ऐड कर लोगे, उसके बाद माइनस करना है, उसके बाद आपको डिडक्शन लेना है। सर डिडक्शन कितना लेना है, देखो डिडक्शन आपको लेना है 10% और 12% ऑफ द सैलरी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है तो एम्प्लॉयर ने लोअर ऑफ द फॉलोइंग आपको लेना है डिडक्शन। लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या करना है, आपको लेना है डिडक्शन। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या है सर, एक है 14% ऑफ सैलरी का 14% आपको लेना है, और एक है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, और एक लेना है अमाउंट। पहला है 14% ऑफ सैलरी, दूसरा है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड।
सही है। सो लोअर ऑफ द फॉलोइंग जो एक है 14% ऑफ सैलरी और एक है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, ये दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको लेना है। सैलरी का मतलब सर यहाँ पे क्या है, सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। उसके बाद अभी अभी एक नया मतलब कुछ साल पहले एक नया स्कीम आया है जिसका नाम है अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया था इंडियन आर्मी में कि आप क्या कर सकते हो, इंडियन आर्मी सिर्फ 4 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो एज ए वॉलंटियर। जैसे ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, सिमिलर होता है कि भाई वॉलंटियर की तरह आपको क्या करना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। 4 साल आपको सर्विस करना है इंडियन आर्मी में। 4 साल के बाद कुछ लोगों को इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा, कुछ लोगों को इंडियन आर्मी से मतलब कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, इंडियन आर्मी में वो लोग रहेंगे, कुछ लोगों को क्या होगा निकाल दिया जाएगा। मतलब ये एक ट्रेनिंग पर्पज जैसे स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है वैसे ही लोगों के लिए है ये अग्निवीर स्कीम। अब इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट आपको पैसा तो देता था, गवर्नमेंट आपके लिए एक फंड बनाया था जिसका नाम है अग्निवीर कॉर्पस फंड। ओके, ये अग्निवीर कॉर्पस फंड क्या है सर, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जो भी अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन करेगा उसका सैलरी का कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, एक फंड में डिपॉजिट करेंगे जिसका नाम है अग्निवीर कॉर्पस फंड, और सिमिलर अमाउंट ऑफ फंड क्या करेंगे हम आपके लिए भी डिपॉजिट करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट भी डिपॉजिट करेगा एंड जो अग्निवीर है वो भी डिपॉजिट करेगा। तो दोनों डिपॉजिट करेंगे एक फंड में। आफ्टर 4 ईयर वो पैसा किसे मिलने वाला है, अग्निवीर जो है उसे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा स्कीम था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट वही है कि जो भी गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है अग्निवीर के लिए वो क्या होगा, पहले सैलरी में ऐड हो जाएगा, उसके बाद अग्निवीर को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCH बोल के एक सेक्शन है, उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। आपको बस इतना याद रखना है कि पहले ये सैलरी में ऐड होगा फिर एग्जेम्पशन आपको मिलेगा 80CCH में। ओके, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में। सर ये अलाउंसेस क्या है, देखो अलाउंसेस का मतलब होता है मॉनिटरी बेनिफिट, और ये मैं बोलूँ कि स्टूडेंट्स बीकॉम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो ये अलाउंसेस है। सही है। सो अलाउंसेस बेसिकली है क्या, अलाउंसेस देखो अलाउंसेस का मतलब होता है मॉनिटरी पेमेंट अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। आपको सैलरी मिलता है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आप रिटायर्ड होते हो तो मिलता है, लेकिन उसके अलावा सैलरी के अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस है एम्प्लॉय के, ऑफिस जाने का एक्सपेंसेस, खाने का एक्सपेंसेस, अगर वो किराया के घर में रहता है तो उसका एक्सपेंसेस, उसका रेंट देना है। तो ये सारे चीज़ें एम्प्लॉय का जो नॉर्मल सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है वो सफिशिएंट नहीं है ये सारे के सारे खर्चा मेंटेन करने के लिए। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयर क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी एम्प्लॉयर क्या करता है, एक एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। अलाउंसेस आर मॉनिटरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज फॉर मीटिंग स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर वेदर पर्सनल और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। हो सकता है कि जो अलाउंसेस वो पे करे वो पर्सनल पर्पज के लिए हो सकता है कि जो अलाउंसेस वो पे करे वो हो सकता है कि ऑफिशियल पर्पज के लिए हो, चाहे वो किसी भी टाइप के हो। अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है अपनी एम्प्लॉय को, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका अलाउंसेस में आएगा। अब ये जो अलाउंसेस है ना वो 3-4 टाइप के अलाउंसेस है। एक है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, यानी कि ये अगर अलाउंसेस किसी को मिला है तो ये बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कोई भी टैक्स आपका अलाउ नहीं होगा। लेकिन कुछ है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस है जहाँ पे वो फुल्ली टैक्सेबल है, पूरा का पूरा टैक्स लगेगा उसमें। ठीक है, कुछ अलाउंसेस है टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ अलाउंसेस है जो कि आपका जो अलाउंसेस है, जो खर्चा आपने किया है वो खर्चा माइनस कर लीजिए, जो बचा वो टैक्सेबल है। अगर आपने पूरा का पूरा अमाउंट खर्चा कर लिया है तो वो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद आता है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। तो अलाउंसेस एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, चलो देखते। सबसे पहले हम बात करते हैं सर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। सर कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स के अंदर। ओके, देखो सबसे पहला जो अलाउंसेस आता है वो आता है अलाउंसेस पेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। भाई हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिला है, दोज अलाउंसेस आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ओके, एनी अलाउंसेस पेड टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिला है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है।
उसके बाद आता है अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। देखो इंडिया में एक टाइप का सर्विस है जिसका नाम है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, आईएफएस का मतलब क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विस। आपको पता होगा कि एम्बेसडर्स होते हैं, एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एम्बेसडर्स होते हैं। जिन दुनिया में जितने भी कंट्रीज है उन हर एक कंट्री में इंडिया का क्या है? एम्बेसी ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग हैं। अब सर ये जो एम्बेसडर्स होते हैं वो क्यों होते हैं? इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि वहाँ से जो लोग इंडिया आएंगे या फिर इंडिया से सपोज इंडिया एंड दुबई का, इंडिया या फिर यूएस का, इंडिया एंड यूएस का क्या है कि यूएस का एक एम्बेसी इंडिया में होगा, इंडिया का एक एम्बेसी यूएस में होगा। इसमें फायदा क्या होगा? यूएस के जो भी लोग इंडिया आएंगे, ठीक है, हमारे जो इंडिया के लोग वहां पे बैठे हुए वो क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये आदमी टेररिस्ट है, क्या इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये इंडिया क्यों आ रहा है, इसका पर्पस क्या है इंडिया आने में, तो उसका वेरिफिकेशन वहां से करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। ओके, सिमिलरली अगर हमारे यहाँ से कोई यूएस जाना चाहता है तो वही वहाँ पे भी वही होगा, यूएस के लोग यहाँ से वो फिल्टर करेंगे कि ये क्रिमिनल नहीं है, ये क्यों यूएस जा रहा है, इसका मोटिव क्या है, कहाँ पे जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, यहाँ पे वो चेक होगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप सोचो कि अमेरिका आप गए हो और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप किसी को नहीं जानते वहाँ पे, वो एक अलग कंट्री है, तो आप उसमें लोगों से बात कैसे करोगे, आप मदद किससे मांगोगे? तो इसके लिए आपको एम्बेसी ऑफिस जाना है। इंडिया में वो एम्बेसी ऑफिस जो होता है, मतलब यूएस में जो एम्बेसी ऑफिस है वो आपकी इंडिया में मदद कर सकते हैं। सपोज आप गए वहाँ पे कोई पुलिस केस हो गया आपका, तो वो यूएस एम्बेसी ऑफिस के थ्रू ही आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो ये क्या होगा? इन लोगों के लिए, जो लोग भी फॉरेन एम्बेसडर्स है, जो लोग इंडिया के लिए बाहर काम करते हैं, यूएन वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, जो भी अलाउंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ओके, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉइज। यूएनओ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, दुनिया में जितने भी कंट्रीज है वो सारे के सारे कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर्स है, इसके जो एम्प्लॉइज है, उन्हें अगर कोई भी अलाउंसेस इंडिया से मिल रहा है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अलाउंसेस टू टीचर एंड प्रोफेसर ऑफ सार्क मेंबर स्टेट। देखो सार्क, अभी जो ये सार्क है ना, सार्क अभी फुल्ली तो एक्टिव नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क का डेफिनेशन। ओके, सार्क का फुल फॉर्म। तो ये जो सार्क है, सार्क बनाया गया था साउथ एशियन कंट्रीज को लेके, जैसे चाइना था, पाकिस्तान था, इन सबका, इंडिया भी इसका मेंबर था। तो इनका मेजर पर्पस क्या था कि हमारे इंडिया और साउथ एशियन जो कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट करना है। ठीक है, उनका डेवलपमेंट करना है, ये था इसका मेन पर्पज। सही है, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, जैसे कि 7 कंट्रीज इसके पास थे। बांग्लादेश था, भूटान था, इंडिया था, मालदीव्स था, नेपाल था, श्रीलंका था, अफगानिस्तान था, ये सारे इसका मेंबर थे। ओके, और इंडिया चाहता था कि यहाँ पे ये जो हमारी रीजनल एरियाज है वहाँ का डेवलपमेंट हो। तो जो भी टीचर्स एंड प्रोफेसर से सार्क मेंबर स्टेट के, जो भी सार्क मेंबर स्टेट के टीचर एंड प्रोफेसर है, उन्हें जो भी अलाउंसेस मिला है वो क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस होगा। ओके, इसके साथ साथ जो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें जो भी अलाउंसेस मिलता है वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है। ओके, उसके बाद आता है स्टैम्प्यूटरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। देखो जो भी आपका स्टैम्प्यूटरी अलाउंसेस है, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसे तो हमने पहली पार्ट में ही कवर कर लिया नंबर 1 में, कि ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी आपका अलाउंसेस मिलता है वो क्या है? पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ओके, अब बात करते हैं सर, ये तो था एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के बारे में। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में क्या क्या आते हैं? देखो, अलाउंसेस पेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिला है। अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया में काम करते हैं, जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में एंगेज्ड है,
उन्हें जो अलाउंसेस मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अलाउंसेस रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉइज, अलाउंसेस रिसीव्ड बाय यूएनओ एम्प्लॉइज मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉइज है उन्हें जो भी अलाउंसेस मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। स्टैम्प्यूटरी अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ठीक है। अलाउंसेस टू टीचर एंड प्रोफेसर ऑफ सार्क मेंबर स्टेट, ये 4 ही आपको याद रखना है, लास्ट वाला अगर आप याद नहीं रखते तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है सर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस क्या है सर? देखो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस बहुत ही ईजी है कि ये जो अलाउंसेस जिसे भी मिल रहा है, ये जो अलाउंसेस जिसको भी मिल रहा है, ये अलाउंसेस क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। तो इसमें क्या क्या अलाउंसेस है? एक है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। अब ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस सर है क्या? देखो सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस का मतलब आप एक सिटी में जॉब कर रहे थे, आपका ट्रांसफर हो गया दूसरे सिटी में, ठीक है। आप एक सिटी में जॉब कर रहे थे, आपकी ट्रांसफर हुआ दूसरे सिटी में, अब आपको दूसरे सिटी में शिफ्ट करना है। सपोज आप लोग बैंगलोर में जॉब कर रहे थे, अभी आप लोग आ गए भुवनेश्वर। बैंगलोर जो है एक मेट्रो सिटी है, आपकी जो फैमिली है उसे एक अच्छा लाइफ मिलता, आपको सैलरी अच्छा मिलता। या फिर आप भुवनेश्वर में काम कर रहे थे, आप बैंगलोर चले गए, तो जो भी आपको सैलरी भुवनेश्वर में मिलता होगा वो सफिशिएंट नहीं है बैंगलोर में सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आपकी सिटी में कोई चेंज होता है तो उसे कंपनसेट करने के लिए जो भी अलाउंसेस मिलता है वो होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। एंड ये जो अलाउंसेस है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ये पूरा का पूरा क्या है? टैक्सेबल है। उसके बाद आता है टिफिन अलाउंसेस। टिफिन अलाउंसेस भी सर जो है वो भी क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है। टिफिन अलाउंसेस पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस आपको जो भी मिला है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी आपको पैसा मिला है वो भी क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंसेस, अगर आपको सर्वेंट की सैलरी वगैरह पे करने के लिए कुछ अलाउंसेस मिला है, सर्वेंट की सैलरी वगैरह पे करने के लिए अगर आपको कुछ अलाउंसेस मिला है तो वो भी क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ओवर टाइम अलाउंसेस, अगर आपने ओवर टाइम काम किया है तो उसकी वजह से आपको अगर कुछ अलाउंसेस मिला है तो भी ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। प्रोजेक्ट अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस जो भी आपको एक प्रोजेक्ट के लिए अलाउंसेस मिला है वो भी आपका क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ठीक है। टेलीफोन अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस भी आपका क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है। डेपुटेशन अलाउंसेस भी आपका क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है। टेलीफोन अलाउंसेस मतलब टेलीफोन की रिचार्ज वगैरह के लिए आपको जो भी अलाउंसेस मिला है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। डेपुटेशन अलाउंसेस क्या है? डेपुटेशन अलाउंसेस मतलब एक जगह पे आपको अगर भेजा गया है तो वहां पे अगर डेपुटेशन के लिए आपको भेजा गया है वो जो अलाउंसेस है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, अगर कोई भी काम नहीं करने के लिए आपको कुछ अलाउंसेस मिला है तो वो भी क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ओके। ओडन और प्रोक्टर अलाउंसेस, ओडन और प्रोक्टर अलाउंसेस मतलब अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में ओडन हो या फिर अगर आप कोई प्रोक्टर हो, एग्जामिनेशन वगैरह आप करते हो तो वहां पे भी आपका क्या होगा? अलाउंसेस जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ये नॉर्मली जो टीचर होते हैं ना, टीचर एंड प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, जो एग्जामिनेशन वगैरह में कंडक्ट करते, वो प्रोक्टर एग्जामिनर के हिसाब से जो रहते वो क्या होगा? उन्हें मिलता है ये अलाउंसेस, ठीक है। और जो हैंडीकैप्ड अलाउंसेस है, सॉरी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, अदर देन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज को जो भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, वो भी क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है। मैरिज के टाइम पे अगर आपको कोई अलाउंसेस वगैरह मिलता है तो वो भी टैक्सेबल है। इंटरिम अलाउंसेस जो है वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो ये जो 10-12 अलाउंसेस है, ये आपको जितना भी मिलेगा इसके ऊपर आपको टैक्स देना ही देना है, ठीक है। ये जो 10-12 अलाउंसेस है ये आपको क्या करना है? इसके जो जितना भी पैसा आपको मिला, इन सारे अलाउंसेस में आपको जितना भी पैसा मिला है ये पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा ही होगा। सही है, सही है सर। उसके बाद आता है टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंसेस। अब ये जो अलाउंसेस है, ये कुछ 6 अलाउंसेस है। ये जो अलाउंसेस है, ये अलाउंसेस क्या है कि भाई ये जो अलाउंसेस आपको जितना भी पैसा मिला है उसमें से एक्चुअली आपने जितना खर्चा किया है वो माइनस कर दिए। अगर आपका कुछ बचता है पैसा तो वो क्या है? टैक्सेबल है, ठीक है। आपको जितना भी अलाउंसेस मिला उसमें से माइनस कर दीजिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो भी आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है वो एक्चुअल खर्चा माइनस करने के बाद जो भी अलाउंसेस आपका बचा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बच रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है, ठीक है। टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इसमें कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं? देखो इसमें आते, पहले आते 3 अलाउंसेस, उसके बाद आते और 3 अलाउंसेस। सर दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूं। दोनों में बस छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक आता है आपका ट्रैवल अलाउंसेस,
यानी कि अगर आप किसी भी जगह ट्रैवल करते हो, चाहे वो ऑफिशियल पर्पज हो, चाहे वो पर्सनल पर्पज हो, कोई भी टाइप का पर्पज हो सकता है, आपने ट्रैवल किया, ट्रैवल अलाउंसेस सर क्यों नॉर्मली मिलता है? ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिलता है, उसका रीजन है कि ऑफिशियल पर्पज के लिए मिलता है, आपको पर्सनल पर्पज के लिए ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलता है, ठीक है। सो आपकी ऑफिस आपको पे करता है कि भाई एक सेमिनार अटेंड करना है, किसी जगह पे ट्रैवल करना है कंपनी के काम से, सो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है। सपोज किसी भी पर्सन को ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिला है 10,000 का, ठीक है, और उसने खर्चा किया है कितने का सर? उसने 5,000 या फिर 6,000 का खर्चा किया है, तो ये 6,000 आप माइनस कर लीजिए, जो बचा हुआ 4,000 है ना, सिर्फ उसी के ऊपर ये टैक्सेबल है, मतलब ये अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना है? टैक्स देना है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मली टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर का फंडा, ठीक है। ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस होगा, डेली अलाउंसेस, आप डेली ऑफिस टू होम जाते, होम टू ऑफिस आते, उसके लिए जो भी बीच में रास्ते में जो भी आपको खर्चा करना है, अगर आपको सुट्टा वगैरह पीना है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना है, अगर आपको कुछ खाना वगैरह खाना है, तो ये सब कुछ आ जाएगा आपका डेली अलाउंसेस में। उसके बाद आता है कॉन्वेंस अलाउंसेस। कॉन्वेंस अलाउंसेस मतलब ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस आपको अगर जाना है और उसके लिए आप कुछ गाड़ी वगैरह बुक करते हो, जैसे ओला, उबर, ये सब है, तो ये अलाउंसेस जो है ये आपको मिलेगा। उसमें से आपने जितना खर्चा किया है वो माइनस कर लेना, और जितना पैसा मिला है उसमें से वो माइनस करने के बाद जो बचा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंसेस। हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंसेस का मतलब क्या है? अगर आपको कंपनी ने बोला है कि अपने लिए एक असिस्टेंट रख लो या फिर अपने लिए एक हेल्पर रख लो, ठीक है, और आपने रख लिया हेल्पर, उसका पैसा जो है वो कंपनी देता है। सपोज कंपनी ने बोला कि भाई 50,000 रुपये हम आपको दे रहे पर मंथ, आपको क्या करना है कि हेल्पर अपॉइंट करना है, ओके। आप एक हेल्पर अपॉइंट कर लीजिए जिसका सैलरी हम आपको 50,000 का हर महीने दे देंगे। आपने क्या किया? 30,000 में एक हेल्पर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, 30,000 रुपये आपने दिया, अब बच रहा है कितना? 20,000। इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई जितना पैसा बचा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, ओके। उसके बाद आता है रिसर्च अलाउंसेस। अगर आप कोई रिसर्च वगैरह करते हो उसकी वजह से अगर आपको कुछ अलाउंसेस मिल रहा है, तो जितना आपका रिसर्च का कॉस्ट, मतलब जितना वो अलाउंसेस है माइनस कर लीजिए रिसर्च का कॉस्ट, जो बचेगा वो टैक्सेबल है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस जो कि नॉर्मली सिक्योरिटी गार्ड वगैरह या फिर इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स है, इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उन्हें मिलता है, या फिर पुलिस जो पुलिस ऑफिसर्स है, जो नेवल में काम करते हैं, जिनका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, उन लोगों को मिलता है। तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस अगर आपको मिल रहा है तो जितना भी मिल रहा है उसमें से माइनस कर लीजिए कॉस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, जितना आपने खर्चा किया है वो पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल। सपोज आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से 15,000 रुपये मिले यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन आपने खर्चा किया है 16,000, तो यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन आपको मिला है 15,000 का अलाउंसेस, आपने खर्चा किया 10,000 का, तो जो बचा 5,000 है ना, ये पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये है एक्सपेंडिचर आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ओके, एक्चुअल एक्सपेंसेस। सो अलाउंसेस आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है, सर आपने एक बात बताया कि ये तीनों को आपने हाईलाइट क्यों किया है और बाकी के जो तीन है वो ऐसे नॉर्मल क्यों है? देखो, आज के टाइम पे बच्चों दो टाइप के टैक्स है, एक है ओल्ड टैक्स रिजिम और एक है न्यू टैक्स रिजिम, ठीक है। दो टाइप के टैक्स रेट है, एक होता था ओल्ड टैक्स रिजिम और एक है न्यू टैक्स रिजिम। ये हम लोग कवर करेंगे थोड़ी दिन में, हम कवर करेंगे कि टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट का क्या रूल्स है, कब आपको न्यू लेना चाहिए, कब आपको ओल्ड लेना चाहिए, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप मोटा मोटी ये जान लीजिए कि दो टाइप के टैक्सेशन है, एक है ओल्ड टैक्स रिजिम और एक है न्यू टैक्स रिजिम। तो जो ओल्ड टैक्स है, न्यू टैक्स है ना, ओल्ड टैक्स में क्या है कि हर किसी का डिडक्शन आपको मिलता है। जो भी अब हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें जितना भी आप जितने भी जगह पे आपको बोला जा रहा है कि भाई आपको डिडक्शन मिलेगा, तो ये सारे के सारे क्या किस में मिलेगा? ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो तीन अलाउंसेस है ये दोनों में मिलेंगे, ओल्ड में एंड न्यू में। कौन कौन से अलाउंसेस? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कॉन्वेंस अलाउंसेस। ये जो तीन टाइप के अलाउंसेस है ये दोनों में मिलेंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी मिलेगा एंड न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेगा, ठीक है। और ये जो तीन अलाउंसेस है, हेल्पर अलाउंसेस, असिस्टेंट अलाउंसेस, रिसर्च एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये तीनों में मिलेगा, ठीक है। ये तीनों में मिलेगा, मतलब हेल्पर एंड असिस्टेंट अलाउंसेस, सॉरी ये दोनों में से सिर्फ एक में मिलेगा, ठीक है। हेल्पर अलाउंसेस, असिस्टेंट अलाउंसेस एंड रिसर्च अलाउंसेस एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये सिर्फ आपको ओल्ड में मिलेगा। जो येलो वाला पार्ट में है ना, वो दोनों में मिलेगा, ओल्ड एंड न्यू में,
एंड जो लास्ट वाला 3 है वो किस में मिलेगा, सिर्फ ओल्ड में मिलेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंट, आप इसे समझ लीजिए। ओके ओके सर, उसके बाद आता है आपका पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में दो टाइप के मतलब अलाउंसेस है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस है इसका नाम है हाउस रेंट अलाउंसेस, और ये आपके एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, तो इसका टैक्सेशन हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में हम लोग कवर नहीं करेंगे। अगले वीडियो में जो बचा है हमारा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये सब चीज़ों को एक साथ कवर करेंगे, जितने भी अलाउंसेस आपका बचा हुआ है। ठीक है।